नमस्कार। टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैं हूं अम्बरीश। मित्रों, आप सबका बेहद स्वागत है आपके अपने संस्थान में। आज हम लोग दिन बाद लाइव आए हैं और एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे होंगे। दीपावली का त्योहार आपने पूरे हर्षोल्लास के साथ मना लिया होगा और डेंगू से आप सुरक्षित होंगे, क्योंकि डेंगू एक महामारी के रूप में व्याप्त हो गई है। हर जगह बहुत बुरी स्थिति है, तो बचकर रहें, अपनों का ख्याल रखें। आज हम लोग नाटक पर बात करेंगे। नाटक शब्द की अगर बात करें तो हमें आपके अपने लोग कई बार आपसे कहते होंगे कि ऐसा है, बहुत ज्यादा नाटक मत करो। इतना नाटक क्यों करते हो यार तुम? मैं तुम्हारे नाटक से परेशान हो गया हूं। ये शब्द आप सुनते ही रहते होंगे कि लोग कहते रहते कि यार नाटक मत करो, इतना नाटक क्यों करते हो, नाटक मत किया करो। ये शब्द क्यों आता है? मैंने आपसे बताया था कि भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र की रचना किया। नाट्यशास्त्र की रचना क्यों करनी पड़ी? 4 वेद थे। 4 वेद थे, लेकिन इन 4 वेदों से कुछ वर्ग ऐसा था जो मनोरंजन नहीं प्राप्त कर पा रहा था। कौन सा वर्ग था वो? स्त्री, दलित या कुछ नीचे तबके के लोग थे जो मनोरंजन नहीं प्राप्त कर पा रहे थे। ब्रह्मा जी ने आचार्य नंदकेश्वर के स्वप्न में जाके कहा कि भाई कुछ ऐसा करिए जिससे स्त्रियां भी मनोरंजन के केंद्र में आ जाएं और दलित भी या पिछड़े भी आ जाएं। तो उन्होंने भरत मुनि को यह काम सौंपा और भरत मुनि ने चारों वेदों से अलग अलग चीजें ग्रहण करके एक 5वां वेद बनाया, जिसको पंचम वेद नाट्यशास्त्र के नाम से जानते हैं। भारत में नाटक की जो परंपरा है बहुत पुरानी है और भारत में अगर नाटक की परंपरा की बात किया जाए तो या तो यूनान में नाटक की परंपरा इतनी प्राचीन है, और उससे प्राचीन अगर देखें तो भारत में संस्कृत की जो नाटक परंपरा है बहुत प्राचीन रही है। और ये किसके अंतर्गत आता है, किस प्रकार से इसकी हम व्यवस्था देखते हैं, तो यह दृश्य काव्य के अंतर्गत आ रहा है। किस तरह काव्य के अंतर्गत आता है? तो यह दृश्य काव्य के अंतर्गत आता है। दृश्य काव्य, दृश्य काव्य का मतलब क्या होता है कि वह काव्य जो देखा जा सके। तो इसके लिए पंक्ति बहुत ही मनोरम है, काव्येषु नाटकम रम्यम। काव्य में नाटक बहुत ही रम्य होता है, रमणीय होता है। काव्य भेदों में नाटक जितना रमणीय है उतना प्राचीन और महत्वपूर्ण भी है। दो प्राचीन सभ्यताएं रही हैं, तो नाटक की दृष्टि से अगर हम दो प्राचीन सभ्यताओं के विषय में जानकारी लें तो एक तो यूनान की सभ्यता है जहां पर हमको नाटक मिलता है, और एक भारत की परंपरा है, भारत की सभ्यता में मिलता है। तो यूनान और भारत दो ऐसी सभ्यताएं हैं जहां पर हमको नाटक की शुरुआत देखने के लिए मिलती है। अब अगर हम संस्कृत में बात करें, हिंदी में बात करें और भारतीय परंपरा में बात करें, तो भारतीय परंपरा में इसको जो नाम दिया गया वह नाम दिया गया दृश्य काव्य। और दृश्य काव्य के सिवा भी इनका एक नाम है। वह नाम कौन सा है? तो इसको कहा जाता है अभिनयशील। अभिनयशील भी इसको कहा जाता है। आज की इस कक्षा में हम आपको नाटक के तत्वों के विषय में, नाटक की विशेषता के बारे में और नायक और नायिका विभाजन भी बताएंगे। नायक नायिका विभाजन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए।
तो नायक और नायिका का विभाजन हम कैसे करते हैं, किस आधार पर किया जाता है, वह भी आपको हम बताएंगे। तो चलिए आपको आगे बढ़ाते हैं। संस्कृत में इसका नाम क्या था? संस्कृत साहित्य में इसे हम रूपक के नाम से जानते हैं। संस्कृत साहित्य में इसको हम, नाटक को हम रूपक के नाम से अभिहित करते हैं, इसे हम रूपक कहते हैं। रूपक, रूपक। और पाश्चात्य साहित्य में इसको हम क्या कहते हैं? पाश्चात्य साहित्य में इसे हम ड्रामा कहते हैं। संस्कृत साहित्य में इसको रूपक और पाश्चात्य साहित्य में इसको हम ड्रामा कहते हैं। नाटक को जीवन की अनुकृति भी कहा गया है और भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में इसी बात को ध्यान में रखते हुए लिखा है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में लिखा, देवतानां मनुष्याणां राज्ञं लोक महात्मानां, देवतानां मनुष्याणां राजा राज्ञां लोक महात्मनां, अपूर्व वृत्तानुचरितम नाटकम नाम तद भवेत। और 10 रूपक के रचनाकार धनंजय ने भी यही बात कही है। तो वो कहते हैं कि देवता, मनुष्य और लोक सबके लिए मनोरंजन का साधन है, ये सब लोग इसमें मनोरंजन कर सकते हैं, कोई भेदभाव नहीं है। तो अब यहां पर प्रश्न ये बनता है कि नाटक है क्या? तो नाटक है किसी की स्थिति विशेष का अनुकरण, नाट्य या अभिनय कहलाता है। रूपक, नाटक या दृश्य काव्य, तीनों एक ही नाम है। अगर आप इसको रूपक कह लें, इसको आप नाटक कह लें और इसको आप दृश्य काव्य कह लें, तीनों एक ही अर्थ देंगे। रूपक भी एक ही अर्थ देगा, नाटक भी एक ही अर्थ देगा और दृश्य काव्य भी एक ही अर्थ देगा, तीनों एक ही अर्थ देंगे। दृश्य काव्य के भीतर कथावस्तु चरित्र दृश्यों का संगठन होता है और ये पूरा पूरा रंगमंच पर दिखाया जा सकता है, रंगमंच पर दिखाया जा सकता है। मित्रों, यह वो पुस्तक है जो उस पूरे विश्व में एकमात्र पुस्तक है जिस पुस्तक के बदौलत आज हॉलीवुड फिल्में बनाता है, तमिल की फिल्में बनती हैं, भारतीय सभ्यता में हिंदी माध्यम की फिल्में बनती हैं, फ्रेंच में। ये पुस्तक पूरे विश्व में एकमात्र ऐसी पुस्तक है और इसका नाम है नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र एक ऐसी पुस्तक है जिससे हम नाटकों के विषय में सब कुछ अच्छे से समझ पाते हैं और जान पाते हैं। आज हम लोग इसी की चर्चा में आगे बढ़ते हैं। तो जब हम संस्कृत साहित्य में जाते हैं तो दृश्य काव्य के 2 भेद कर दिए गए। ध्यान रखिएगा कि दृश्य काव्य के कितने भेद कर दिए गए? तो दृश्य काव्य के 2 भेद कर दिए गए। एक जिसको हम रूपक कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। एक को हम क्या कहते हैं? रूपक कहते हैं और दूसरे को हम क्या कहते हैं? उपरूपक कहते हैं। तो इस प्रकार से संस्कृत साहित्य में नाटकों को विभाजित करते हुए 2 भागों में बांट दिया, एक को रूपक और एक को उपरूपक कहा गया। कंफर्म है? तो रूपक और उपरूपक का जो विभाजन किया, इस विभाजन में इनके भेद निर्धारित किए गए जो आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे कि रूपक के कितने भेद हैं और उपरूपक के कितने भेद हैं। तो रूपक के 10 भेद हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से पूछा जाएगा आपसे प्रश्न। और उपरूपक के कुल
18 भेद हैं। रूपक के कितने भेद हैं? 10। और उपरूपक के कितने भेद हैं? 18। यहां से एक प्रश्न पूछा जाएगा कि कितने भेद किसके होते हैं। अब रूपक क्या है और उपरूपक क्या है, इसको हम विशेष तौर पर समझेंगे, क्योंकि यह परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, हम बात करेंगे रूपक के भेदों में कौन कौन से भेद हैं। तो रूपक का सबसे पहला भेद होता है जिसको हम नाटक कहते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि नाटक क्या है, रूपक है या उपरूपक है? तो आप बताएंगे कि नाटक क्या है, एक रूपक है। और रूपक का पहला महत्वपूर्ण भेद, पहला महत्वपूर्ण और प्रचलित भेद जो है वह नाटक है। अब इसमें नाट्यशास्त्र के अधिकांश अभिनय संबंधी लक्षणों का समावेश कर दिया जाता है। और इसमें क्या चीजें होनी चाहिए? इसमें वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। वीर और श्रृंगार रस, बाकी बहुत सारे रस हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों में से एक रस की प्रधानता होनी चाहिए। और गौण रूप में कोई भी रस आ सकता है। तो यह अभिनय के अंतर्गत वाला जो काव्य है इसके अंतर्गत आता है। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो नायक जो होता है इसमें किस प्रकार की संधियों का प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार की कार्यावस्थाओं का प्रयोग किया जाता है, और किस प्रकार की कथा वस्तु का प्रयोग किया जाता है, ये हम सब इसी के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि नाटक क्या है। नाटक के तत्व कौन से हैं? सबसे पहला, नाटक के तत्व। नाटक के तत्व से भी एक प्रश्न पूछा जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। तो नाटक के तत्वों की जब हम बात करते हैं तो इसके कितने तत्व मिलते हैं और कहां पर किस तरह के तत्व मिलते हैं। अब आप कहेंगे सर आप ये क्या कह रहे हैं, कहां पर किस तरह के तत्व मिलते हैं? तो हम हिंदी साहित्य की बात करेंगे, संस्कृत साहित्य की बात करेंगे, और इसके साथ साथ पाश्चात्य साहित्य की भी बात करेंगे। किन साहित्यों में नाटक के कितने तत्व बताए गए हैं। ठीक है, तो यह भी इसी के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, तो अब हम लोग बात करेंगे नाटक के तत्वों पर, कि नाटक के तत्व कौन कौन से हैं और किस साहित्य में नाटक के कौन से तत्वों को महत्वपूर्ण बताया है और माना है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि संस्कृत साहित्य में नाटक के कितने तत्व बताए गए हैं। किस साहित्य में?
संस्कृत साहित्य में। तो संस्कृत साहित्य में नाटक के 3 तत्व बताए गए बस, वस्तु, नेता और रस। वस्तु, नेता और रस। इसी नेता को आप क्या कहते हैं? अभिनेता कहते हैं, या आप इसको पात्र कहते हैं। ठीक है, तो संस्कृत साहित्य में कितने बताए गए? 3 तत्व बताए गए, वस्तु, नेता और रस। ये 3 तरीके से 3 महत्वपूर्ण आपके यहां मिलते हैं। इसके बाद हम दूसरे साहित्यों की ओर चलें तो अंग्रेजी साहित्य है, और जिसको हम सम्यक रूप से पाश्चात्य साहित्य के नाम से जानते हैं। दूसरा भारतीय नाट्यशास्त्र है जिसमें थोड़े से तत्वों की संख्या बढ़ा दी गई। उसमें नाट्यशास्त्र में नाटक के 4 तत्व बताए गए। नाट्यशास्त्र में नाटक के कितने तत्व बताए गए? तो 4 तत्व बताए गए। एक इसमें जोड़ दिया गया, एक वस्तु, नेता, रस और अभिनय। इसमें एक और जोड़ दिया गया। तो नाट्यशास्त्र में नाटक के कितने तत्व बताए गए आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि वस्तु, नेता, रस और अभिनय। यह इसमें अभिनय को जोड़कर इनकी संख्या को 4 कर दिया गया। भारतीय नाट्यशास्त्र में 4 तत्व बताए गए। ठीक है, अब बात आती है कि पाश्चात्य काव्यशास्त्र में नाटक के कितने तत्व बताए गए? तो पाश्चात्य में नाटक के कुल 6 तत्व बताए गए। पाश्चात्य में नाटक के कितने तत्व बताए गए? तो 6 तत्व बताए गए। तो इसमें पहला बताया गया वस्तु, दूसरा बताया गया नेता, तीसरा बताया गया अभिनय। वस्तु, नेता, अभिनय, रस, ये तो भरत मुनि वाला इन्होंने ले लिया। इन्होंने 2 चीज इसमें और जोड़ दिया। क्या क्या जोड़ दिया? एक तो इसमें जोड़ दिया संवाद, और एक जोड़ दिया संकलन त्रय। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जब हम पाश्चात्य साहित्य की समीक्षा करते हैं तो उसमें नाटक के तत्वों की संख्या 6 कर दी जाती है। वस्तु, नेता, अभिनय, रस, 2 उन्होंने नया जोड़ दिया, एक संवाद को जोड़ दिया और दूसरा संकलन त्रय को जोड़ दिया। ठीक है, तो यह उन्होंने नई उद्भावना के साथ यह काम कर दिया। यहां तक कोई कंफ्यूजन है किसी को? अब यहां पर एक एक भेदों पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि क्या ये सारी चीजें हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वस्तु की। किस पे बात करेंगे? वस्तु पर बात करेंगे। वस्तु होता क्या है? क्या है वस्तु? क्या कोई थिंग जिसको इंग्लिश में कहते हैं वह? नाटक की जो कथा होती है उसको क्या कहा जाता है? वस्तु कहा जाता है। नाटक की कथा को वस्तु के नाम से जाना जाता है। और यह कितने प्रकार की होती है? तो आपसे पूछा जा सकता है कि नाटक की कथा वस्तु कितने प्रकार की होती है। वैसे हम बता चुके हैं, आप लोग जानते भी होंगे। तो नाटक की कथा वस्तु 3 प्रकार की होती है। नाटक की कथा वस्तु कितने प्रकार की होती है? यह 3 प्रकार की होती है। पहले प्रकार की होती जिसको हम प्रख्यात कहते हैं, जो बहुत ही प्रख्यात है, अर्थात इतिहास और पुराण से संबंधित है। इतिहास या पुराण मिश्रित। ठीक है, जिसमें इतिहास हो या पुराण हो या जिसको आप मिथक कह सकते हैं, उसकी कथा को नाटक का विषय बनाया गया। और दूसरा है जिसको हम कहते हैं
उत्पाद्य। उत्पाद्य का मतलब है कि कवि स्वयं इस कथा का उत्पादन करता है। उत्पादन करने का तात्पर्य यहां पर कल्पना से है। तो वह कथा जो कि कल्पना के आधार पर कवि के द्वारा, लेखक के द्वारा बनाई जाती है, वह उत्पाद्य हो जाती है। तो ये कल्पना पर आश्रित होती है। और जो तीसरे प्रकार की कथा होती है उसको हम मिश्र कथा कहते हैं। और मिश्र कथा का तात्पर्य है कि जो इन दोनों के मेल से बनती है, अर्थात प्रख्यात और उत्पाद्य दोनों होता है, अर्थात उसमें कुछ इतिहास भी होता है और कुछ कल्पना भी होती है। तो इतिहास और कल्पना का जो सम्मिश्रण है वह मिश्र कथा का निर्माण करती है। क्लियर है? तो इतिहास और कल्पना जहां मिल जाती है वहां पर मिश्र कथा का निर्माण होता है। तो नाटक की कथा कितने प्रकार की होती है? तो आप बताएंगे कि 3 प्रकार की होती है। ठीक है, अब यहां पर कुछ चीजें और आपको समझने वाली हैं जो आपसे प्रश्न के अंतर्गत पूछी जाएंगी। यहां तक तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर कोई दिक्कत हुई हो तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा हम लोग आगे बढ़े। कंफर्म में है? बढ़िया। अब देखिए, कथा वस्तु में कुछ चीजें और होती हैं जो हमको बहुत अच्छे से समझना है। कथा के भेद कितने होते हैं? कथा वस्तु तो मैंने बता दिया कितने प्रकार की होती है, लेकिन कोई भी कथा जो है उसके भेद कितने होते हैं? मान लीजिए कोई कल्पना वाली कथा है, कोई भी कल्पना वाली कथा है, उस कल्पना वाली कथा में कितने भेद होंगे? तो कल्पना वाली कथा या कोई भी कथा होगी उसके 2 भेद हो जाते हैं। एक को हम कहते हैं आधिकारिक, एक को हम कहते हैं आधिकारिक कथा और दूसरे को हम कहते हैं प्रासंगिक कथा। अब समझते हैं कौन सी आधिकारिक कथा है और कौन सी प्रासंगिक कथा है। ठीक है, मान लीजिए आपने कल्पना के आधार पर कोई एक कहानी बना दी। कहानी क्या बनाई कि एक राजा था, उसकी 3 रानियां थीं। 2 रानियां जो थीं बहुत सुंदर थी और एक रानी थोड़ा सा कुरूप थी। लेकिन राजा जो प्रेम करता था अधिक, वो कुरूप वाली रानी को प्रेम करता था। जो बहुत सुंदर रानियां थी वो उनको प्रेम नहीं करता था। यह बात बहुत बुरी लगती थी और रानियों को। तो मान लीजिए कल्पना पर आधारित एक कहानी बना दिया जिसकी मुख्य कथा हमने आधिकारिक कथा किसकी बनाई? राजा और रानी। मतलब ये कथा शुरुआत से लेकर अंत तक रहेगी। ये कथा कहां से कहां तक रहेगी? शुरुआत से लेकर अंत तक राजा रानी की कथा। लेकिन एक कथा ऐसी भी होगी जो प्रासंगिक कथा होगी, इस बीच में आकर जुड़ जाएगी। अब इसी में किसी मंत्री की कथा आके जोड़ दी गई। एक मंत्री है इसी में जो इसके साथ साथ चल रही है, तो मुख्य कथा काफी बोझिल न हो जाए, जिसकी वजह से छोटी कथाएं जोड़ दी जाती हैं। जैसे राम कथा में सीता और राम की मुख्य कथा है, लेकिन प्रसंग बस बाली की कथा आ जाती है ना, विभीषण की प्रसंग बस कथा आ जाती है। आप फिल्म देखते हैं तो फिल्म में जो नायक और नायिका है उन्हीं की कथा चलती है कि नायक नायिका से बहुत प्रेम करता है। सलमान खान कैटरीना कैफ से बहुत प्रेम करते हैं, ये मुख्य कथा है, उनसे मिलन होना है। लेकिन बीच में एक छोटा सा पीठमर्द नायक है जिसको आप सह अभिनेता कहते हैं, हिंदी में उसको पीठमर्द कहा जाता है। तो पीठमर्द एक है जिसको एक और लड़की से प्रेम हो गया है जो मुख्य नायिका की सहेली है, तो वहां उसकी भी प्रेम कथा साथ साथ चलती है। तो प्रसंगवश जो कथा मुख्य कथा के साथ आ जाती है उसको हम प्रासंगिक कथा कहते हैं, और जो आधिकारिक कथा है यह मुख्य कथा होती है। तो जो हमारी आधिकारिक कथा होती है यह फल भोक्ता या अधिकारी से संबंधित है। फल भोक्ता, अभी आप ये सब समझे चलिए क्योंकि आगे चल के नाटक कठिन ही होता जाता है। जितना आप दिमाग लगाएंगे उतना अच्छे से आपको याद रहेगा।
तो आप यहां पर अगर फल भोक्ता की बात करते हैं तो जो फल का उपभोग करने वाला है, मतलब जब आप कोई कथा लिखते हैं या कथा कोई पढ़ते हैं तो वहां पर पूरी कथा का एक फल मिलता है, फल मिलता है ना। अर्थात जो कथा का उद्देश्य है जब वो पूर्ण हो जाता है तो वही क्या है, फल है। तो फल को जो उपभोग करवाने वाली कथा होती है उसको हम क्या कहते हैं, आधिकारिक कथा। प्रश्न पूछा जा सकता है नाटक में फल भोक्ता कथा कौन सी होती है, तो आप बताएंगे कि आधिकारिक कथा होती है, फल प्राप्ति आपको कराती है। मुख्य नायक पात्र इसका पराश्रय ग्रहण करते हैं, ठीक है। अब यहां पर नाटक में आए समस्त कथानक को रंगमंच पर नहीं दिखाया जा सकता और कुछ अभिनय द्वारा दिखाया जाता है। जब भरत मुनि नाटक लिखने के लिए, नाटक करने के लिए नाट्यशास्त्र लिख रहे थे तो उस समय भी आप समझिए कि उनके दिमाग में सेंसर बोर्ड था। आज सेंसर बोर्ड की स्थापना हुई लेकिन भरत मुनि के दिमाग में उस समय भी था नाटक में क्या चीजें दिखाई जा सकती हैं और क्या चीजें नहीं दिखाई जा सकती हैं, इस चीज को बकायदा उन्होंने बताया है। उन्होंने बताया कि ऐसा है भाई कि आप किसी का गला काटते हुए नहीं दिखा सकते हैं और उसी को एज इट इज भारतीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने आज भी देख लिया है। आप कोई एक ऐसी फिल्म नहीं देखेंगे जिसमें तलवार मारी जाए, तलवार गर्दन में लगे और खून बहता हुआ गर्दन कट के अलग होती हुई दिखाई दे, ऐसा नहीं होगा। तलवार मारते हुए दिखाएंगे फिर गर्दन कट के अलग होते हुए दिखा देंगे, लेकिन उस पूरी प्रक्रिया को सीधे फोकस करके नहीं दिखाया जाएगा, अलग करके दिखा दिया जाएगा। इसी तरीके से अश्लीलता जो है वो भी नहीं दिखाई जाती। बहुत सारी जैसे नृत्य क्रियाएं हैं तो नृत्य क्रियाओं को भी नहीं दिखाया जाता, अब लेकिन अब थोड़ा सा फैशन में आ गया है, किसी न किसी तरीके से ढंग के वो दिखा देते हैं। तो ये जो कुछ चीजें थी वो उस समय नाटक में थी, तो किस प्रकार से नाटक में क्या क्या चीजें रहेंगी क्या नहीं रहेगी ये उस समय दिमाग में भरत मुनि के था। तो इस आधार पर उन्होंने कुछ चीजें ऐसी बनाई कि जो चीज नाटक में आप नहीं दिखा सकते उसको कैसे करोगे, आप सब बताइए। कि अगर मान लीजिए नाटक में कुछ ऐसी चीज है जो आप नहीं दिखा सकते तो उसके लिए क्या करना चाहिए या क्या होता है, कमेंट करके बताइए जल्दी से। जल्दी जल्दी बताइए। मान लीजिए नाटक में कोई ऐसी चीज है जिसको नहीं दिखाया जा सकता तो उसके लिए आप क्या करेंगे। या नाटक मान लीजिए आप लिख रहे हैं, नाटक आपने देखे भी होंगे, नाटक नहीं देखे आपने फिल्म देखा है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप नहीं दिखा सकते नाटक में, तो उसको किसी न किसी बहाने से दिखाना है, ये बताना ही है, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है। तो यहां पर नाटक में जिन चीजों को नहीं दिखाया जा सकता, नाटक में जो नहीं दिखाया जा सकता, दिखाया जा सकता उसके लिए ये प्रश्न यहां से हर बार पूछा जाता है। एक प्रश्न 2021 में भी पूछा गया था। हाँ, तो यहां पर जो नहीं दिखाया जा सकता कथा में उसके लिए कुछ साधनों का प्रयोग किया जाता है जिसको अर्थोपक्षेपक कहते हैं। समझ लीजिए, अर्थोपक्षेपक का प्रयोग किया जाता है। अब ये क्या है इसको हम बताते हैं, ठीक है। तो सूच्य कथा वस्तु के साधनों को अर्थोपक्षेपक कहते हैं। जो सूचना देने के लिए कथा वस्तु में बीच बीच में पात्र आते रहते हैं उनको हम अर्थोपक्षेपक कहते हैं। याद रखिएगा, एक प्रश्न यहां से पूछा जाएगा, अर्थोपक्षेपक कहते किसे कहते हैं, तो जो कथा में सूचना देने के लिए आते हैं। कोई नाटक चल रहा है, कोई फिल्म चल रही है,
तो जो सूचना देने के लिए पात्र आते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अर्थोपक्षेपक कहते हैं। और अर्थोपक्षेपक कितने होते हैं नाटक में, फटाफट बता दीजिए कमेंट करके। एक तो आप लोग कमेंट में नहीं करते हैं, मजा नहीं आता जब आप लोग जवाब नहीं देते हैं। तो अर्थोपक्षेपक कितने होते हैं, तो अर्थोपक्षेपक 5 माने गए हैं। अर्थोपक्षेपक कितने माने गए हैं, 5 माने गए हैं। और ये प्रश्न आपके यहां परीक्षा में पूछा जाएगा, ठीक है। अब वो 5 कौन कौन से हैं उसको हम लोग देखें और समझें क्या है। तो पहला है विस्कंभक। पहला कौन है, विस्कंभक है। दूसरा कौन है, प्रवेशक है। तीसरा कौन है, चूलिका है। चौथा कौन है, अंकमुख या अंकस्य भी कहा जाता है इसको, अंकमुख या अंकस्य। और पांचवा कौन सा है, अंकावतार। इतना समझ में आ गया। तो नाटक में जो चीजें नहीं दिखाई जा सकती उनको दिखाने के लिए कुछ पात्र होते हैं जिनका नामकरण किया गया है अर्थोपक्षेपक के नाम से। ये कथा वस्तु के साधनों की तरफ इशारा करने वाले होते हैं, ठीक है। तो ये कथा वस्तु के ही अंतर्गत इनको हम पढ़ते हैं। अब एक एक को फटाफट समझते हुए चले हम। सबसे पहले हमारे सामने है चर्चा के लिए आपके विस्कंभक भाई साहब। कौन है, विस्कंभक। चलिए देखते हैं कि कौन है विस्कंभक। जो है इसमें कोई पुरोहित व्यक्ति आता है, आमात्य आता है, अथवा कंचुकी आता है। तो इसमें विस्कंभक में कौन कौन हो सकता है, मान लीजिए इसमें पुरोहित हो सकता है, भाई जो राजा है, राजा का जो पुरोहित है वो आ सकता है। आमात्य हो सकता है, आमात्य का मतलब आप जानते होंगे। एक आता है कंचुकी। कंचुकी कौन होता है, बताइए फटाफट बताइए। आप लोग कुछ जल्दी नहीं करते हैं, किस दुनिया में रहते हैं। कंचुकी। अब कंचुकी कौन है, तो आप लोगों के यहां विवाह तो होता ही होगा, स्वाभाविक होता होगा। तो हम लोगों के यहाँ एक छोटी सी परंपरा कुछ जगह होती है कि दुल्हन जब ससुराल जाने लगती है तो उसके साथ में कोई एक छोटी सी बच्ची या छोटा सा लड़का भेज दिया जाता है। क्यों भेजा जाता है, क्योंकि बड़े लोग तो जाके रह नहीं सकते हैं, हमारी बिटिया को क्या खाने पीने के मिल रहा है, क्या आराम है, किस तरह की समस्या है। और पहले के लोग नौकर भी साथ में भेज देते थे, तो इससे कई चीजें मिल जाती थी। इससे क्या होता था कि बहुत चीजें मैनेज हो जाती थी। तुरंत गया तो छोटा सा बच्चा है उसके साथ चला गया। मुगल काल में देखिए तो ट्रांसजेंडरों को भेजा जाता था जो राजा के दरबार में रहते थे और राज दरबार में रनिनिवास में भी रहते थे, अंतापुर में रहते थे। जैसे आप देख लीजिए मलिक कफूर को, ट्रांसजेंडर था लेकिन राजा और रानियों के बीच में उनका मनोरंजन करने के लिए साथ में रहता था। यहीं पर कंचुकी जो है एक बूढ़ा व्यक्ति होता है जो कि रन निवास में रहता है। अब सोचते हैं कि ये बूढ़ा आदमी है तो रानियों के साथ कोई गलत तो नहीं करेगा, न ही किसी रानी को भगा पाएगा, किसी रानी को लेके भाग जाए। बूढ़ा व्यक्ति है तो क्या होता है कि चलिए ठीक है, ये रहेगा, रानियों का मनोरंजन करेगा, बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताएगा और उनको उत्तेजित करेगा कि राजा के प्रति वो समर्पित हो। तो कंचुकी जो एक बूढ़ा व्यक्ति है जो अंतःपुर में रहता है उसको कंचुकी कहा जाता है। इसके बाद मध्यम श्रेणी के और संकर माध्यम के जो नीचे श्रेणी के पात्र होते थे
उनको इसमें रखा जाता था। तो यहां पर प्रारंभ में बीती हुई, ये समझ लीजिएगा, प्रारंभ में बीती हुई जो कथा बीत चुकी है और आने वाली घटना की सूचना, और आने वाली घटना की सूचना जो देता है उसे हम विस्कंभक कहते हैं। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। चलिए, फोन आ गया भाई घर से। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि जो प्रारंभ में बीती हुई घटना, जो शुरू में घटना हो चुकी है और जो घटना होने वाली है, उस दोनों के बीच का जो सूचना देने के लिए व्यक्ति आता है वह विस्कंभक कहलाता है। ये नाटक के प्रारंभ में अथवा प्रारंभिक अंकों के बीच में आता है। ठीक है, ये हो गया आपका विस्कंभक। याद रखिएगा, यहां से प्रश्न पूछा जाता है। अगला है जिसको हम कहते हैं प्रवेशक। प्रवेशक, प्रवेशक का मतलब क्या होता है? दो अंकों के बीच में नाटक प्रकरण के मध्य संक्षेप में प्राकृत या बोलचाल की भाषा में निम्न श्रेणी के पात्रों द्वारा, जिसमें अभिनय कथा भाग की सूचना दी जाती है, उसे प्रवेशक कहते हैं। मतलब दो अंकों के बीच में, मतलब एक अंक समाप्त हो गया, दो अंकों के बीच में निम्न श्रेणी के पात्र की सूचना। और ये जो पात्र होता है, इसकी जो भाषा होती है, सामान्य तौर पर प्राकृत भाषा होती है। किस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो सामान्य तौर पर इसमें प्राकृत भाषा का प्रयोग किया जाता है। यहां से प्रश्न पूछा गया है कि निम्न वर्ग के जो पात्र हैं नाटक में, वो किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं? तो आप जवाब देंगे कि उस तरह के जो पात्र होते हैं नाटक में, वो प्राकृत भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्राकृत बोलचाल भाषा का प्रयोग करते हैं और वो प्रवेशक कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रवेशक। अगला आपका है चूलिका। चूलिका क्या है? यहां पर पर्दे के पीछे से उत्तम, मध्यम और अधम श्रेणी के पात्रों के द्वारा सूचना दी जाती है। बहुत अच्छे समझिएगा। एक शब्द आता है जवनिका। ये सारी शब्दावलियां आपके यहां पूछी जाती हैं परीक्षाओं में। तो ये जो जवनिका है, जवनिका को क्या कहा जाता है? यवनिका
और इसको क्या कहा जाता है, पर्दे के पीछे। तो पर्दे के पीछे से पात्रों द्वारा कुछ सूचना दी जाती है, तो वही है। ठीक है, पर्दे के पीछे से पात्रों द्वारा दी जाने वाली सूचना। ठीक है, तो पर्दे के पीछे से तीनों तरह के जो पात्र होते हैं वो क्या करते हैं, सूचना देते हैं, और उसी सूचना को क्या कहा जाता है, चूलिका कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद ये जो उदाहरण हैं, इनके जब हम नाटक आपको पढ़ाएंगे तो नाटकों के द्वारा इसको हम लोग करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चूलिका हो गई। चूलिका के बाद अंकमुख या अंकस्य होता है। अंकमुख क्या है, तो अंकमुख का मतलब होता है कि किसी अंक के अभिनय की समाप्ति पर आगे आने वाली अंक की जो कथा है वो उसकी सूचना दे दी जाती है। मतलब अंक समाप्त हुआ, अंक की समाप्ति पर आगे की कथा की सूचना, इसको हम क्या कहते हैं, अंकमुख कहते हैं। आगे की कथा में क्या होने वाला है सेकेंड पार्ट में, जैसे हम लोग जब कोई वो देखते हैं, एपिसोड देखते हैं, तो एपिसोड में क्या होता है कि जब आने वाला होता है विज्ञापन, एड, तो उस विज्ञापन एड के पहले आ जाता है, क्या जाता है कि अब रवि जो है वो गीता का गला काटेगा अगले एपिसोड में, थोड़ा सा दिखा के और फिर ऐड आ जाता है। इससे क्या होता है, आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी बनी रहती है, एक आकर्षण बना रहता है, अरे भैया ऐसा होने वाला, चलो ठीक है। तो ये जहां पर है, तो अंक की समाप्ति पर आगे की कथा की जो सूचना है उसको अंकमुख या अंकास्य कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है अंकावतार है। अंकावतार क्या है, अंकावतार का मतलब होता है कि जहां बिना पात्रों को बदले ही पहले अंक में काम करने वाले पात्र बाहर जाते हैं और फिर रंगमंच पर आ जाते हैं और आगे वाले अंक की सूचना देते हैं, वहां अंकावतार होता है। ठीक है, तो पात्र आकर स्वयं आगे की कथा की सूचना देते हैं। मतलब जितने भी पात्र हैं वो अपना कपड़ा उपड़ा नहीं बदलते हैं, चेंज नहीं करते हैं कुछ भी, वो जाते हैं और फिर लौट कर सब आ जाते हैं एक साथ में और बताते हैं कि अब आगे इसमें क्या होगा। तो ये आपका हो जाता है क्या, अंकावतार। आगे वाले अंक में क्या होगा, वो स्वयं पात्र ही क्या करते हैं, जो उसमें अभिनय किए थे पिछले वाले पार्ट में, अगले वाले पार्ट में वो सब क्या करने वाले हैं, स्वयं वो आकर इसकी सूचना दे देते हैं। ठीक है, तो स्रोत के आधार पर तीन तरह की, यहां से एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्रोत के आधार पर कथा वस्तु कितने प्रकार की होती है। ठीक है, यहां हम बता चुके हैं कि हाँ, यहां पर आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि कथाएं जो होती हैं वो स्रोत के आधार पर, आपसे पूछा जा सकता है कि स्रोत के आधार पर कथा कितने प्रकार की होती है, तो स्रोत के आधार पर कथा तीन प्रकार की होती है। पहली होती है प्रख्यात, दूसरी होती है उत्पाद्य और तीसरी होती है मिश्र। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्रोत के आधार पर कथा कितने प्रकार की होती है। ठीक है, ये हम लोग बात कर चुके हैं। अब कथा में और आगे एक चीज है जो आपको समझना है, ये तो अर्थोक्षेपक हो गया, जहां से एक प्रश्न बनता है। एक प्रश्न आपका बनता है
कथा का संगठन और कार्यावस्था से। कथा संगठन कार्यावस्था, ठीक है। कथा के संगठन और कार्यावस्था से एक प्रश्न बनता है जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है, समझने का प्रयास करिएगा। फल प्राप्ति के लिए किया जाने वाला व्यापार कार्य है, मतलब आप फल जो प्राप्ति होती है, प्रत्येक नाटक में कुछ ना कुछ फल की प्राप्ति होती है। क्या उसका उद्देश्य है, उद्देश्य तक पहुंच पा रहा है नहीं। नाटक की शुरुआत से लेकर अंत तक यह चलता रहता है और इसी को हम कार्यावस्था कहते हैं, ठीक है। तो समझ लेते हैं, कथा के प्रारंभ से लेकर अंत तक चलने वाला कार्य जो फल प्राप्ति करवाता है उसे हम कार्यावस्था कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, कार्यावस्था कहते हैं। ये क्या करता है, ये आपको फल प्राप्त करवाने में सहयोग करता है। किस प्रकार से फल प्राप्त होगा इसके लिए आपके लिए इशारा करता है। अब समझिए कि क्या है ये। तो कथा को अगर हम देखें तो कितने भागों में कथा को हम बांट सकते हैं। तो पहला भाग है कथा का प्रारंभ। कोई कथा जो होती है वो सबसे पहले प्रारंभ ही होगी, और इसमें क्या होता है कि फल प्राप्ति के लिए औत्सुक्य जागृत होता है। समझिएगा कि क्या फल मिलने वाला है। फल मान लीजिए अंत है कि नायक और नायिका का मिलन हो जाएगा। शुरू में ही कुछ इस तरह की उत्सुकता आपके अंदर जागृत कर देंगे नाटक में कि क्या होगा यार, पता नहीं वो कटरीना का मिलन रणवीर कपूर से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्या होगा। वो जो उत्सुकता है, जो मुख्य फल की प्राप्ति होनी है, वह प्रारंभ में ही हो जाती है। और ये क्या है, फल प्राप्ति के लिए जो एक कथा में कार्यावस्था होती है, फल प्राप्ति के लिए जो कार्य किया जा रहा है उसमें जो अवस्थाएं आती हैं। तो सबसे पहली अवस्था प्रारंभ की होती है जिसमें ये उत्सुकता आपके अंदर जागृत हो जाती है कि भैया मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। गांव के छोटे छोटे बच्चे मिथुन को मिथुन कहते हैं, ये मिथुनवा जो है वो मिल पाएगा हेमा मालिनी से कि नहीं मिल पाएगा, हमको तो नहीं लगता कि मिल पाएगा ना। तो ये जो प्रेडिक्शन है, यह यहाँ पर जो उत्सुकता है वह प्रारंभ में ही देखने के लिए मिलती है। दूसरा है प्रयत्न। प्रयत्न क्या है कि फल प्राप्ति के लिए जो उद्योग किया जाए, फल प्राप्ति के लिए उद्योग। अब इसमें सलमान खान बहुत गरीब घर से था, कोई फिल्म थी तो नायिका के पिता ने कहा ऐसा है कि भाई जब तक तुम 1 करोड़ रुपया मेरे सामने कमा के नहीं ला के दे दोगे तब तक मैं अपनी लड़की का हाथ तुम्हारे हाथ में नहीं दूंगा, मुझे विश्वास नहीं है कि तुम अच्छा करोगे। अब वो क्या करता है, प्रारंभ में आपके मन में उत्सुकता रहती है कि सलमान खान कुछ कर पाएगा कि नहीं, और दूसरे में वो प्रयत्न करता है, वो फल प्राप्ति के लिए उद्योग करता है। तो फल प्राप्ति के लिए जो उद्योग करता है, जो प्रयत्न करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रयत्न करते हैं, ठीक है।
तीसरा है प्राप्त आशा। अब भैया जब नायक और नायिका का मिलन है तो आशंका तो रहेगी, तो बाधाओं से फल प्राप्ति की आशा बनती हो। आशंका रहे, आशंका और बाधा जब फल प्राप्ति में आए। एक बार ऐसा मन होगा कि हीरो ने जो है कहा कि मैं 1 करोड़ रुपया कमा के अपने ससुर को दे दूंगा और अपने पत्नी को ले आऊंगा, मैं विवाह कर लूंगा, मैं उस योग्य हूं। उसने क्या काम किया कि एक पोल्ट्री फार्म खोल दिया कि मुर्गी पालन करूंगा, एक मुर्गी रात भर में 4-4 अंडे देगी, 4-4 अंडे मार्केट में बेचूंगा और 1 महीने के अंदर मैं करोड़पति बन जाऊंगा और 1 करोड़ अपने ससुर के मुंह पे फेंकूंगा और अपनी नायिका को, प्रेमिका को लेकर हाथ पकड़ के चला आऊंगा। यहां ससुर चाह रहा है कि नहीं, एक नहीं होने दूंगा। उधर बेचारा वो पोल्ट्री फार्म मुर्गी पालन शुरू करता है, इधर वो सब एक ट्रक गुंडे लग गए और पूरा का पूरा मुर्गी उसमें भर ले आए। वो आया बेचारा, देखा तो वहां कुछ है ही नहीं। तो यहां पर क्या है कि वो प्रत्याशा, नायक के मन में भी एक आशा बंधे कि न बंधे, कई बाधाएं उसके जीवन में आएंगी। फल प्राप्ति की आशा बंधे, कई बार न बंधे, तो जहां पर फल प्राप्ति की आशा बंध जाए, नायक को बाधाओं के बाद भी फल प्राप्ति की आशा बंध जाए कि भैया ऐसा है कि अब ये हम तो सोचते थे कि मुर्गी 4 अंडा रात में देगी, लेकिन ये 5-5 दे रही है, अब तो पक्का है कि हमारा मिलन हो जाएगा। तो ये जब नाटक में फल प्राप्ति की प्रत्याशा आ जाए, प्राप्ति आशा आ जाए, तो ये एक उसका कार्यावस्था का अगला चरण है। और एक आती है नियताप्ति। नियताप्ति क्या है? तो नियताप्ति का मतलब होता है कि फल प्राप्ति की निश्चित हो जाए, फल प्राप्ति का निश्चय हो जाए, निश्चय हो जाए। अब यहां क्या हुआ कि 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करना था नायिका से मिलन के लिए नायक को, अब वो 90 लाख रुपए कलेक्ट कर चुका है और इधर लड़की की पिता बहुत बीमार हुआ था तो उसका भी उसने बहुत सहायता किया। घर वाले भी बहुत खुश रहने लगे हैं नायक से कि यार ये अच्छा लड़का है। सबका जो विचार है वो भी बदल गया है। नायक से नायिका थोड़ा बहुत बात भी करती है, थोड़ा बहुत हाथ में हाथ डाल के घूमने के लिए भी निकल जाती है। सब उसको पॉजिटिव दिख रहा है, सब सकारात्मक दिशा में दिख रहा है। उसको लग गया है कि अब पक्का है कि मिलन हो जाएगा। तो जहां पर नाटक में जो कार्यावस्था है वो इस अवस्था तक पहुंच जाए कि नाटक का जो फलागम है उसकी निश्चित हो जाए, निश्चय हो जाए कि अब सब कुछ ठीक चल रहा है, तो उस अवस्था को नाटक में नियताप्ति कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? नियताप्ति कहते हैं। ठीक है। और इसके बाद में सबसे अंत में होता है फलागम। क्या कहते हैं? फलागम कहते हैं, जिसमें उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है और सभी अभिचलित जो फल हैं वो सारे के सारे फल प्राप्त हो जाते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है? फल की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात इसको क्या कहते हैं कि सुखद अंत हो जाता है। नायक जो चाह रहा था
या कथा लिखने वाला जो चाह रहा था, या नायक के द्वारा जो अभिनय किया जा रहा था उसको जो भावक है जो देख रहा था, वो सोच रहा था कि इसका मिलन हो जाए, तो अंत में जो फल प्राप्ति है वह हो जाती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां ध्यान रखिएगा कि ये प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि ये पांचों क्या हैं। ठीक है, और इन पांचों को कैसे याद करेंगे, तो याद करेंगे पहला हमने शब्द रख दिया प्रारंभ, और फिर लिख दिया प्रयत्न। किसी भी काम को प्रारंभ करो और फिर उसके लिए प्रयत्न करो। यहां किसी भी काम को प्रारंभ करो, फिर उसके लिए प्रयत्न करो, और फिर उसके लिए आशा करो कि वह हो जाएगा। और जैसे ही आपने आशा किया तो क्या होगा, आशा जब करेंगे तो आपके साथ नियति भी साथ आ जाएगी। तो नियति का मतलब नियताप्ति। जब आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी प्रारंभ किए, प्रारंभ करने के बाद आपने कोचिंग लिया, प्रैक्टिस शुरू कर दिया, प्रयत्न किया। जब आपने प्रयत्न किया तो थोड़ा सा मन में आशा आई कि यस आई कैन, मैं कर सकता हूं। जब आप खुद अपने ऊपर भरोसा करने लगते हैं तो नियति भी आपका साथ देती है, और नियताप्ति आ गया। तो जैसे नियताप्ति आया तो वैसे फल की प्राप्ति हो गई, फलागम आ गया, रिजल्ट आया, और रिजल्ट में आपकी रैंक बन गई, और आप फूले नहीं समा रहे हैं कि आपका चयन हो गया। ठीक है, तो ये तो आपके कैरियर से जोड़ लिया हमने कथा को। अब इसी कथा को प्रेम से जोड़ते हैं। अब आपने शुरू में नायिका के लिए बहुत प्रयत्न किया, दूर दूर से झांक ताक किए, उसके आने जाने का इंतजार करते रहे, उसकी टाइमिंग चेक करते रहे कि कोचिंग कितने बजे जाती, कोचिंग से लौटती कितने बजे है। आपने प्रारंभ किया, आपने प्रयत्न किया झांक ताक करने का उसकी सहेली से, उसके सहेली को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, सहेली का नंबर लिया, सहेली से वो सारी चीजें जानने लगे। आपने प्रयत्न किया, और फिर जब थोड़ा सा पॉजिटिविटी बढ़ी तो आपने उसका नोट्स मांग लिया। कैसा है, वो जो काव्यशास्त्र वाला नोट्स है सर ने पढ़ाया, वो नोट्स हमको दे दीजिए। उसने मुस्कुरा कर नोट्स आपको दे दिया, तो आपके मन में आशा बढ़ी कि अब तो पक्का है सेटिंग हो जाएगी। और फिर ऊपर नियति देख रही कि आपका मन साफ है, आप मेहनत बहुत मायने से कर रहे हो, और आपको फल की प्राप्ति हो जाती है, और आपका उस कन्या से विवाह हो जाता है। तो भैया नौकरी से भी देख लो तब भी, और विवाह से जोड़ लो तब भी, दोनों अवस्थाओं में ये नाटक की कार्यावस्थाएं हैं। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब अगर इसको हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र में देखें तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र में इनको और दूसरी तरह से प्रस्तुत किया गया है। इसको कहा गया है एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन, अब एक्स गर्लफ्रेंड तो सुने होंगे, एक्स बॉयफ्रेंड सुने होंगे, लेकिन नाटक के अंतर्गत आप पढ़ रहे हैं क्या, एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन का मतलब जिसको आप प्रारंभ कहते हैं, अर्थात जो प्रारंभ की अवस्था होती है उसको उन्होंने एक्सपोजिशन कह दिया। क्या कह दिया, एक्सपोजिशन। और दूसरे को उन्होंने क्या कह दिया, इंसिडेंट कह दिया। संघर्ष और अंतर्द्वंद की जो अवस्था है वो इंसिडेंट हो गया। और तीसरी जो बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं जिसको क्राइसिस कहते हैं। तो इंसिडेंट के बाद आ गया पाश्चात्य में क्राइसिस, और फिर चौथा आ गया डिनोम, और फिर पांचवा आ जाता है कैटास्ट्रॉफी। तो ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने अंग्रेजी में आपको ऐसे बता दिया। ठीक है, अब आगे बात करेंगे अर्थ प्रकृतियों पर। बहुत ही महत्वपूर्ण खंड है ये, अर्थ प्रकृतियां भी आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, अर्थ प्रकृतियां बताइए, अर्थ प्रकृति क्या है, फटाफट बता दीजिए। देखिए, जो लोग पुराना पेपर देखे हैं उनको ये मालूम होगा कि यहां से प्रश्न बनाया जाता है। और कुछ लोग होते हैं कि 1 घंटे की क्लास जैसे समाप्त हो जाती है वो खुदे निकल जाते हैं, गुरुजी पढ़ाते रहे, का मतलब है 1 घंटा हमने पढ़ लिया, इतना बहुत है।
इनको 1 घंटे ज्यादा पढ़ाना ही नहीं चाहिए, काहे 1 घंटे ज्यादा पढ़ा रहे हैं? तो भैया यहां पर घंटा देख के और अपने सुविधा के अनुसार पढ़ाई नहीं होती है। बैठिए तो आपके अंदर 6 घंटे कम से कम एक साथ बैठ के पढ़ने की हिम्मत हो, तब आप अध्यापक बनने का सपना देखिए। अरे यार, जब आप 6 घंटा बैठ के पढ़ नहीं सकते हो तो 6 घंटे की नौकरी कैसे करेगा बउआ? कर पाओगे? 6 घंटे की नौकरी होती है, एक साथ 6 घंटे बैठना रोजाना। एक भी दिन गैप नहीं होगा, गैप होगा तो सीएल लग जाएगा, सीएल खत्म हो जाएगा तो लीव विदाउट पे चढ़ जाता है, एब्सेंट चढ़ जाता है। एक भी दिन गैप नहीं कर सकते। तबीयत खराब है तब भी नौकरी पे जाना होगा। तो यहां पर आप जब नौकरी में जाने के लिए तैयार हो तो प्रतिदिन 6 घंटा पढ़ने की आपके अंदर कैपेसिटी कब आएगी? जिस दिन आपके अंदर प्रतिदिन बिना किसी गैप के 6 घंटे पढ़ने की बैठ के एक साथ कैपेसिटी आ जाएगी, उस दिन समझिएगा कि ये नौकरी आपके लिए बनी। नहीं तो आप इसके लिए मेहनत मत करिए, आराम से खाइए पिए मौज करिए, बहुत सारी नौकरियां हैं, काहे अध्यापक बनना चाहते हैं? आगे बढ़ते हैं। अर्थ प्रकृतियां क्या हैं? अर्थ प्रकृतियां प्रयोजन ना सिद्ध हेतवः। अर्थ प्रकृतियः प्रयोजना सिद्ध हेतवः। प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए जो हेतु है, प्रयोजन को सिद्ध करने के हेतु, प्रयोजन जो आपका प्रयोजन है, उस प्रयोजन को सिद्ध करने के जो हेतु हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है? उन्हीं को अर्थ प्रकृति कहा जाता है। साहित्य दर्पण में इस वृत्ति को कहा गया है अर्थ प्रकृतयः प्रयोजना सिद्ध हेतवः। अर्थात प्रयोजन फल अथवा कार्य की सिद्धि के लिए हेतु या साधन ही अर्थ प्रकृतियां हैं। अर्थ प्रकृतियां कथा वस्तु के वे अंग हैं जो उसे कार्य की ओर अग्रसर करते हैं। तो लिख सकते हैं इसको भी, अर्थ प्रकृतियां काव्य वस्तु के अर्थ प्रकृतियां कथा वस्तु के वे अंग हैं, कथा वस्तु के वे अंग हैं जो क्या काम करते हैं? जो उसे कार्य की ओर, जो उसे कार्य की ओर अग्रसर करते हैं। समझ गए आप? जो एक कथा है, उस कथा में क्या होता है कि उसमें स्पीड बनी रहे, गैप ना आने पाए, चलता रहे चलता रहे। अगर आप सब नए बैच से जुड़ना चाहते हैं जो कि नाटक से शुरू हो रहा है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं हमको 9628959237 नंबर पर। ठीक है? यूजीसी नेट की अगर कोई तैयारी कर रहा है वो भी इस बैच को ज्वाइन कर सकता है। टीजीटी पीजीटी के लिए भी, जीआईसी के लिए, केवीएस के लिए भी, जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं वो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो अगर हम कथा को प्रवाहमान बनाते हैं, कथा को आगे बढ़ाते हैं और उसके लिए जिस अर्थ प्रकृति को प्रयोग में लाते हैं, उसके कितने अंग हैं, इसके कितने भेद हैं, तो इसके भी भेदों की संख्या हो जाती है 5। तो ठीक है, अर्थ प्रकृतियां कितनी होती हैं? तो ये 5 होती हैं, याद रखिएगा। अर्थ प्रकृतियां क्या होती हैं? 5 होती हैं, जो कथा को प्रवाह देती हैं, कथा में स्पीड देती हैं, जिससे वो आगे बढ़ता रहे। ठीक है? अब सबसे पहली अर्थ प्रकृति की चर्चा करेंगे जिसका नाम है बीज।
ठीक है। पहली अर्थ प्रकृति कौन है, क्या कहते हैं इसको, बीज कहते हैं। बीज क्या है, तो बीज का मतलब होता है जब एक फल का बीज होता है तो क्या काम करता है वो, आरंभ में बहुत छोटा होता है और बाद में वो बहुत बड़ा बन जाता है। जैसे एक छोटा सा बीज आपने एक मिट्टी में दबाया और वो बाद में एक विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लेता है, उसी प्रकार से कथा वस्तु का बीज भाग उसे बढ़ाने में सहायता करता है। ठीक है। कार्य फल का वह हेतु जो बीज से वृक्ष रूप में पल्लवित हो जाता है, जैसे अगर आप रामायण की कथा के पीछे का हिस्सा देखना चाहें, रामायण क्यों लिखा गया, क्या बीज है उसका, तो अगर वो काम मोहित क्रौंच के दो पक्षियों को आपस में नहीं देखते क्रीडारत और एक पक्षी को उसमें से मारते हुए नहीं देखते तो शायद साधारणीकरण नहीं होता, भाव के उद्वेग में नहीं आते और अनुष्टुप छंद उनके मुख से नहीं निसृत होता और रामायण जैसा काव्य नहीं लिखा जाता। तो एक छोटा सा बीज था, वो भाव, वो दुख जो इतने बड़े महाकाव्य के रूप में, इतने बड़े वैश्विक काव्य के रूप में आपके सामने आ जाता है। तो यहां पर भी प्रत्येक कथा का एक बीज होता है जो उस पूरी कथा को बाद में एक वृक्ष के समान पल्लवित कर देता है। छोटा सा कारण, छोटा सा बिंदु जो पूरे कथा को बहुत बड़ा रूप दे देता है, उसको क्या कहते हैं, बीज कहते हैं। ठीक है। दूसरा जो है बिंदु है, बिंदु, बिंदु से तात्पर्य क्या है, प्रधान कथा का बीज के द्वारा सूत्रपात हो जाता है, पर जो भाग कथा को आगे बढ़ाता है वो बिंदु कहलाता है। जैसे तेल की एक बूंद जो है जल पर पड़ती है और फैल जाती है और उसका प्रसार जो है कथा वस्तु के भीतर रहता है। जैसे आप देखिए, एक बूंद आपने तेल डाल दिया पानी में, फिर क्या होता है, उसकी लहर फिर लहर फिर लहर फिर लहर ऐसे बनती चली जाती है। वो बूंद कहां रहती है, बिंदु कहां रहती है, बीच में रहती है, लेकिन लहरें जो राउंडिंग है वो बाहर बाहर रहती है। यहां पर बिंदु के विषय में भी यही समझना है। यहां बिंदु के विषय में थोड़ा सा लिख सकते हैं हम सब कि बिंदु क्या है, प्रधान कथा का बीज के द्वारा सूत्रपात हो जाने पर, प्रधान कथा का बीज के द्वारा सूत्रपात हो जाने पर, जैसे आप बहुत सारी कहानियां फिल्में देखे होंगे कि नायक पहले बहुत सीधा साधा हुआ करता था, फिर एक दिन उसकी बहन को किसी ने छेड़ दिया, वो बहुत सारे लोगों से सहायता मांगने गया, नहीं किसी ने सहायता किया और फिर उसने क्या किया, मार्केट से खुद जाके एक देसी कट्टा खरीदा और जिसने छेड़ा था उसको गोली मार दिया। शिव प्रसाद शुक्ला की कहानी इसी तरह से है, उसकी बहन को किसी ने छेड़ दिया और फिर उसको नेताओं ने संरक्षण दिया, फिर बाद में वो मुख्यमंत्री को भी मारने के लिए सुपारी लेने लगा, पूरे राज्य की पुलिस ने उसको घेर के फिर एनकाउंटर करके मार दिया। तो एक उसको खलनायक बनाने में कुछ न कुछ पीछे एक बिंदु काम करती है। तो प्रधान कथा जो उसकी बनी वो उस बिंदु से बनी, छोटे से कारण से, और प्रधान कथा का बीज के द्वारा सूत्रपात अगर हो गया
तो जो भाग कथा को आगे बढ़ाता है, हो जाने पर जो भाग कथा को आगे बढ़ाता है वह बिंदु है। ठीक है, अब इस पूरी कथा को फिर उसके आगे का भाग जो है, एक छोटी सी समस्या बीज थी जो आगे बढ़ी और उस पूरी कथा को आगे की तरफ और प्रवाहित करने का काम जो करता है, एक बिंदु करता है। ठीक है, और फिर क्या आता है, बीज हो गया, बिंदु हो गया, फिर आपका आता है पताका। देखिए यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे पूछ लिया कि इनमें से कौन अर्थ प्रकृति नहीं है, वो दिया बीज, बिंदु, पताका और क्राइसिस, ऐसे दे दिया। तो पताका क्या है, तो पताका और प्रकृति ये दो चीजें हैं। आप जानते हैं कि कथा कितने प्रकार की होती, कमेंट करके मुझे बता दीजिए। मैंने अभी आपको बताया था कि जो कथा होती है वह कितने प्रकार की होती है। तो कथा जो है वस्तु दो प्रकार की होती है, एक आधिकारिक होती है और एक प्रासंगिक होती है। ठीक है, एक कथा प्रासंगिक और एक कथा जो होती है तो नाटक की जो प्रासंगिक गौड़ कथा है दो प्रकार की होती है, पताका और प्रकृति। पताका जो है दूर तक चलने वाली कथा है, चलने वाली कथा। ठीक है, पताका क्या होती है, जो दूर तक चले कथा, मतलब शुरुआत से लेकर कुछ दूर तक चलती है, ऐसा नहीं बहुत छोटी सी कथा हो। और प्रकृति क्या है, प्रकृति, तो प्रकृति जो है जो बहुत थोड़ी समय बाद अपने आप बंद हो जाती है, अपने आप रुक जाती है, तो वह क्या कहलाती है, प्रकृति कहलाती है। इसको हम कहते हैं बीच में समाप्त होने वाली कथा, जो कथा बीच में ही समाप्त हो जाए, जो कथा बीच में ही समाप्त हो जाती है उसको क्या कहा जाता है, प्रकृति कहा जाता है। और वो कथा पताका कहलाती है जो दूर तक चलती है, शुरुआत हो गई और अंत तक चलती रहेगी, लेकिन जो बीच में ही समाप्त हो जाएगी उसको हम क्या कहेंगे, प्रकृति कहेंगे। तो इस प्रकार जो दो प्रकार की वस्तु होती है, आधिकारिक और प्रासंगिक, तो प्रासंगिक के दो भेद हो जाते हैं। ठीक है, प्रासंगिक कथा के दो भेद हो जाते हैं और वो कौन कौन से हैं, प्रासंगिक कथा के दो भेद हो जाते हैं, कौन कौन से, एक पताका और एक प्रकृति। इन दोनों को एक मानना है, क्या मानना है, इन दोनों को आपको एक मानना है। तो पताका आपका अलग हो गया और प्रकृति एक हो गया कथा के अनुसार। बीज पहला, बिंदु दूसरा, तीसरा पताका, चौथा प्रकृति और पांचवा जिसको हम कार्य करते हैं। कार्य क्या है, कार्य का मतलब होता है कि जिसकी सिद्ध के लिए समस्त प्रयास होते हैं और जो कथा में अभीष्ट है, ठीक है,
और उसी के लिए एकमात्र जो लक्ष्य होता है, जिसकी ओर सारी क्रियाएं निर्दिष्ट होती हैं, उसको क्या कहते हैं? कार्य। तो यहां पर हम लिख देंगे अभीष्ट सिद्धि। जैसे रामायण में रावण का वध, इसका मुख्य कार्य क्या है रामायण का? कि भैया ऐसा है कि रावण का वध हो जाए, बस इनके प्रकार किसी भी तरीके से एकमात्र लक्ष्य है कि वो क्या है कि रावण का वध हो जाए बस। तो रावण का अगर वध हो गया तो समझिए सब काम खत्म। तो ये 5 प्रकार की अर्थ प्रकृतियां हैं जो प्रयोजना सिद्ध हेतवा के नाम से जानी जाती हैं, जो कार्य फल की सिद्धि के लिए साधन के रूप में प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो ये आपकी 5 अर्थ प्रकृतियां हो गई। अब इसी नाटक में आती है संधियां। ये सारे के सारे प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, एलटी सब में पूछे गए हैं। आप पुराना पेपर उठा के देख लीजिए, ये सारे के सारे प्रश्न पूछे गए हैं। जिसने पुराना पेपर देखा होगा उसको मालूम होगा कि यहां से प्रश्न हर बार बनाया जाता है। मतलब 1 से 2 प्रश्न निश्चित है कि यहां से बनाया जाएगा, पूछा जाएगा। तो संधियां जो है, संधि का मतलब होता है कि 2 चीजों को जोड़ना, 2 वस्तुओं को जोड़ना संधि कहलाती है। और इसका जो प्रयोग है नाटक में वो रूढ़ अर्थ में ही हुआ है। तो नाटक में कुछ ऐसे अवस्थाएं होती हैं जहां पर अर्थ प्रकृतियों के साथ में संयोग होता है, और ऐसे स्थलों को ही विभिन्न संधियों के नाम से जाना जाता है। तो संधियां कितने प्रकार की हैं? तो संधियां होती हैं 5 प्रकार की। संधियां कितने प्रकार की हैं? 5 प्रकार की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो अवस्था और अर्थ प्रकृतियां, नाटक में कई बार स्थिति ऐसी आती है कि जहां पर अवस्थाएं और अर्थ प्रकृतियों का संयोग हो जाता है, और इसी को, इस संयोग को ही संधि कहा जाता है। इसको ही क्या कहा जाता है? नाटक में संधि कहा जाता है। अवस्था, नाटक में जो अवस्थाएं हैं, और नाटक में जो अर्थ प्रकृतियां हैं, जहां पर एक दूसरे के साथ वो साथ में आ जाती है, मिल जाती है, उसी को ही संधि कहा जाता है। और इन्हें 5 माना गया है। ठीक है, तो 10 रूपक में कहा गया है अर्थ प्रकृतयः पंच, पंचावस्था समन्विता यथा संख्येन जायन्ते मुखाद्या पंचधय। ठीक है, पंच संधय। तो ये कहा गया है कि 5 प्रकार की संधियां हैं। तो इसका अर्थ उन्होंने कहा कि अर्थ प्रकृतियों और कार्यावस्थाओं के समन्वय से क्रमशः पंच संधियों की रचना हो जाती है। ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहला है इसका मुख। पहली जो संधि है उसको हम मुख के नाम से जानते हैं। तो स्वाभाविक है कि मुख कहां होता है? तो जैसे मैंने आपको सप्तशती पढ़ाते समय बताया था कि कोई व्यक्ति आपके सामने जब आता है तो सबसे पहले आपको उसका क्या दिखाई देता है? लोगों ने अलग अलग जवाब दिया।
मजेदार जवाब भी दिया। कुछ लोग कहे सर हमको तो शर्म आ रही है, हम तो कमेंट करके बता ही नहीं पाएंगे। लेकिन सत्य बात यह है कि आपके सामने कोई व्यक्ति अगर आता है तो सबसे पहले आप उसका मुख देखते हैं। कहेंगे सर गुरुजी तो नजर पर निर्भर करता है कि वो क्या देखेगा, लेकिन दर्शन जो मानता है वो ये मानता है कि अगर कोई व्यक्ति आपके सामने आ रहा है तो सबसे पहले आप उसका क्या देखेंगे, मुख देखेंगे। और फिर गाना इसी में बन गया कि मुखड़ा क्या देखते हो दिल में उतर कर देखो ना, चेहरा क्या देखते हो। तो वैसे यहां पर जब हम मुख की बात करते हैं तो प्रारंभ नामक अवस्था के साथ जब संयोग होता है, प्रारंभ नामक अवस्था के साथ संयोग, प्रारंभ नामक अवस्था के साथ जब संयोग होता है तो रसों के व्यंजक बीज अथ प्रकृति की उत्पत्ति होती है, वह मुख संधि कहलाती है। ठीक है, तो यहां पर क्या क्या मिल रहा है, प्रारंभ मिल रहा है, किससे मिल रहा है, बीज से मिल रहा है। ठीक है, तो यहां याद रखना है के साथ संयोग, प्रारंभ नामक अवस्था के साथ संयोग होता है। और किसका संयोग होता है, तो आप बताएंगे बीज का संयोग बीज के साथ हो। ठीक है, तो यहां पर क्या क्या मिल जाएगा, प्रारंभ मिल जाएगा, किसके साथ मिल जाएगा, बीज के साथ मिल जाएगा। तो प्रारंभ जब बीज के साथ मिलेगा तो किसका निर्माण होगा, तब निर्माण होगा मुख संधि का। कैसे याद रहेगा कि जब आप किसी का चेहरा देखते हो, किसी व्यक्ति का, तो सबसे पहले उसका प्रारंभ में क्या दिखता है, मुख दिखता है। और किसी भी चीज को आगे बढ़ने के लिए किस चीज की आवश्यकता पड़ती है, बीज की आवश्यकता पड़ती है। तो यहां पर प्रारंभ और जब बीज मिलेगा तो किसका निर्माण होगा, मुख का। तो हमेशा याद रखना कि मुख के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो सबसे पहले प्रारंभ में आप क्या देखते हो, मुख देखते हो। कोई व्यक्ति आया तो आप क्या करते हो, ऐसे उसके मुख से लेके उसके पैर तक देखते हो पहले दृष्टि में, और फिर आप देखते हो कि इसने क्या पहन रखा है, फिर उससे कल्चर के इसके पता लगाते हो। ऊपर से नीचे तक देखे जूता नाइक का पहना है तो कहे अच्छा तब तो मतलब पैसे वाला बंदा होगा। ठीक है, फिर आपने कपड़े, कुछ लोग कपड़े की ब्रांड भी देख लेते हैं, किस ब्रांड का कपड़ा पहना हुआ है, बाल कैसे रखा हुआ है, ये सारी चीजें प्रथम दृष्टया होती हैं। तो प्रारंभ में आप मुख देखते हो तो मुख संधि के लिए प्रारंभ और क्या आवश्यकता पड़ती है, बीज की आवश्यकता पड़ती है। और प्रारंभ में बीज ही जो होता है वो आगे बढ़कर एक वृक्ष के रूप में आ जाता है। तो यहाँ पूछा जाएगा यही कि प्रारंभ और बीज को मिलने के बाद किस संधि का निर्माण होता है, तो मुख संधि का निर्माण होता है। ठीक है, दूसरी संधि है प्रतिमुख। दूसरी संधि का नाम है प्रतिमुख संधि। प्रतिमुख किसे कहते हैं, जब मुख संधि में जो प्रकट हुआ बीज है कुछ लक्ष्य और कुछ अलक्ष्य के रूप में विकसित हो जाता है। मतलब ऐसा लगता है कि कुछ लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ गया है। तो जब आगे बढ़ जाता है तो आप क्या करते हैं, सेकेंड उसमें प्रयत्न शुरू कर देते हैं। प्रारंभ आपने किया, फिर प्रारंभ के बाद आप क्या करते हैं, प्रयत्न कर देते हैं। तो प्रारंभ के बाद आप क्या करते हैं, प्रयत्न शुरू कर देते हैं। और प्रयत्न के बाद उसमें अगर जाके देखें तो आप बीज से किस पे चले जाते हैं, बिंदु पर चले जाते हैं। तो प्रयत्न प्लस बिंदु,
और क्लेशम प्रतिबिंदु आप जोड़ते हैं तो किसका निर्माण हो जाता है? प्रतिमुख का निर्माण हो जाता है। ठीक है। तीसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बस इसमें इतना याद रखना है कि किससे क्या जुड़ता है तो किस संधि का निर्माण होता है। तीसरा जो है जिसको हम गर्भ संधि के नाम से जानते हैं। अब तीसरा उसमें देखिए क्या था, तो जो प्रतिमुख संधि में कुछ कुछ प्रकाशित बीज आगे बढ़ता है, फैलता है, तो उसमें प्रत्याशा आ जाती है कि अब हमको पक्का है कुछ ना कुछ मिल जाएगा, तो प्रत्याशा आ जाती है मन में। तो प्रत्याशा वाली अवस्था अगर आ गई और प्रत्याशा जब आ जाएगी तो एक अर्थ प्रकृति भी इसमें आएगी। कौन सी आएगी? पताका। तो पताका अर्थ प्रकृति और प्रत्याशा जब मिल जाएंगी तो किसका निर्माण हो जाएगा? गर्भ संधि का। ठीक है। चौथा है विमर्श। विमर्श क्या है? देखिए, प्रैक्टिस के लिए मार्केट में कोई किताब नहीं है, सीधी सी और साफ बात है। मार्केट में प्रैक्टिस के लिए कोई बुक नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, वही किसी भी कंपनी का खरीद लीजिए जिसमें डिस्क्रिप्शन में उसका विस्तृत उत्तर हल करके दिया हो। बाकी मार्केट में कोई भी इस तरह से अच्छी किताब नहीं है जिससे आप प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, तो आप खुद ही क्वेश्चन बनाइए, खुद ही उसका उत्तर बनाइए, खुद ही प्रैक्टिस करिए, यही है आपके पास ऑप्शन। विमर्श। विमर्श क्या है? नियताप्ति जो अवस्था है और प्रक्रिय, नियताप्ति और प्रक्रिय। कथा के दो प्रकार थे, गौण कथा के, पताका और प्रक्रिय। प्रक्रिय वो ऐसी कथा है जो कुछ दूर जाकर बंद हो जाती है। तो पताका, नियताप्ति और प्रक्रिय जब जुड़ जाते हैं, सही है, हाँ, नियताप्ति अवस्था और प्रक्रिय प्रकृति का जब योग होता है तो गर्भ संधि की अपेक्षा बीज का अधिक विस्तार हो जाता है और इनके फलोन्मुख होने से शाप, क्रोध, बहुत सारे जो विघ्न है वो आ जाते हैं। तो इनका नाम इसीलिए विमर्श संधि रखा गया है। ठीक है, इसका नाम इसीलिए क्या रख दिया गया? विमर्श संधि रख दिया गया। कंफर्म में है? क्योंकि बहुत सारी समस्याएं इसमें आ जाती हैं जिसपे आप विमर्श करते हैं। विमर्श के बाद आता है निर्वहन। ये आपकी आखिरी संधि है। निर्वहन क्या है? इसके अंतर्गत लगभग हम किस पे पहुंच जाते हैं कि अब फलागम हो जाएगा, फल मुझे मिल जाएगा। क्या होता है? हम फलागम तक पहुंच जाते हैं कि पक्का है हमको फल मिल जाएगा। और जब हम वहां पर चलते हैं अगले चरण में, तो हमें कार्यावस्था में क्या प्राप्त होता है? फलागम के साथ साथ हमको कार्य मिल जाता है। क्या मिल जाता है? कार्य की अर्थ प्रकृति मिल जाती है। तो फलागम और कार्य जब मिल जाता है तो निर्वहन संधि का जन्म होता है। ठीक है, यहां से प्रश्न आपके यहां पूछा जाएगा। ठीक है, ये हम लोगों ने अभी नाटक का केवल और केवल एक तत्व किया है। हम लोगों ने नाटक का कितना तत्व किया? केवल एक तत्व किया, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कथा वस्तु कहते हैं। तो पहला जो था कथा वस्तु, उसको ही हम लोगों ने यहां पर अभी तक पढ़ा है। अब दूसरा जो हमारा बिंदु है
वह है नायक और पात्र। दूसरा जो बिंदु है आपके यहां नाटक में, जिसको हम क्या कहते हैं, नायक और पात्र कहते हैं। अब इस नायक के अंतर्गत ही हम नायिका को भी पढ़ते हैं। तो नायक कितने प्रकार का होता है और नायिका कितने प्रकार की होती है, यह भी प्रश्न आपके यहां पूछा जाएगा। और सबसे मजेदार टॉपिक साहित्य में यही होता है, बहुत मजा आता है पढ़ने में। अब नेता या कथानक का जो नायक है, तो हम नायक के प्रकार देखते हैं, किन किन आधारों पर नायक के प्रकार देखते हैं, तो समझते हैं कि नायक के प्रकार हम कैसे करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से भी प्रश्न आपके यहां पूछा जाता है। तो सबसे पहला जो नायक होता है वह शील या व्यवहार के आधार पर, आप सब देखिएगा आप किस प्रकार के नायक हैं। शील या व्यवहार के आधार पर नायक का विभाजन। दूसरा होता है श्रृंगार रस की दृष्टि से नायक का विभाजन। ठीक है, या नायिका के प्रति व्यवहार की दृष्टि से, नायिका के प्रति व्यवहार की दृष्टि से नायक, ये विभाजन है। अब ये सब में अलग अलग नंबर है, इसमें अलग नंबर है, इसमें अलग नंबर है। अब इस तरह के भी नायक आ जाएंगे जो बाबू सोना कहते हैं नायिका को, ले ले मेरा बच्चा खाने नहीं खाया क्या, मेरा बाबू सोया नहीं क्या। इस तरह के भी नायकों को भी आपको बताएंगे कि इस तरह के नायक को क्या कहा जाता है। जैसे धृष्ट नायक किसमें आएगा, शठ नायक, दक्षिण नायक, अनुकूल नायक किसमें आएंगे। तो जो बाबू तो खाना खिलाते हैं नायक, वो नायक किसमें आएंगे, इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो श्रृंगार रस की दृष्टि से और नायिका के प्रति व्यवहार की दृष्टि से भी नायकों का विभाजन हम लोगों को करना है। तीसरा है धर्म के अनुसार नायक के प्रकार। धर्मानुसार नायक, नायक को हम धर्म के अनुसार विभाजित करते हैं कि वह नायक किस प्रकार से धर्म के आधार को ग्रहण करता है। और फिर इसके बाद नायक के कुछ और भी भेद कर दिए जाते हैं, अर्थात अन्य भेद, अन्य जो कि फुटकल भेद है। नायक के किस प्रकार के भेद हैं, फुटकल भेद है। तो शील और व्यवहार के आधार पर, श्रृंगार रस की दृष्टि के आधार पर, धर्म के आधार पर और अन्य आधारों पर। अन्य आधारों पर जैसे मानी नायक किसे कहते हैं, वचन चतुर नायक किसे कहते हैं, ठीक है, क्रिया चतुर नायक किसे कहते हैं, प्रोषित नायक किसे कहते हैं, यह भी हम लोगों को देखना है। और फिर इसी नायक की श्रेणी में एक नायक आ जाता है जो कि नायक नहीं होता। नायक के सखा पात्र कौन है, नायक के सखा पात्र कितने प्रकार के होते हैं, यह भी हम लोगों को इसी में पढ़ना है कि नायक के सखा पात्र कौन कौन से हैं। विदूषक कौन है, पीठमर्द कौन है, चेटक कौन है, विट कौन है, यह हम लोग इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे। और फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, नायिका के भेद पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, नायिका के भेद। तो नायिका भी कई प्रकार की होती है, बहुत तरीके से नायिका का भेद करते हैं। तो सर्वमान्य आधार पर नायिका के विभाजन किए जाते हैं, स्वकीय, परकीय और सामान्य। फिर यहां पर विभाजन करेंगे कि नायिका की सखी और दूती कितने प्रकार की होती हैं। लड़कियां आपस में गाली गलौज करती, कहती तुम दूती हो। तो दूती कितने प्रकार की होती, उत्तमा होती है, मध्यमा होती है और अधमा होती है। फिर इसके बाद सखी कितने प्रकार की होती हैं,
मंडन नायिका के अंग और शिक्षा के आधार पर नायिका कितने प्रकार की होती है, अभिनय के आधार पर नायिका कितने प्रकार की होती है। तो ये नायिकाओं कितने प्रकार आपको बता दूंगा कि आप एकदम खुश हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए गुरु, कल मुलाकात करते हैं एक नए टॉपिक के साथ, और टॉपिक आपका बहुत मजेदार होने वाला है, नायक और नायिका के प्रकार। तो आप एकदम तैयार रहिएगा कल इस मजेदार टॉपिक को पढ़ने के लिए, कि जितने भी लोग हैं वो कम से कम खुद महसूस करेंगे कि मैं किस प्रकार का नायक हूं, और नायिकाएं भी खुद महसूस करेंगी कि मैं किस प्रकार की नायिका हूं। तो कल इसी समय फिर आपसे मुलाकात होगी, और अगर आप नए बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आपको केवल व्हाट्सएप करना है 9628 95 92 37 नंबर पर। यूजीसी नेट के लिए आप जुड़ना चाहते हैं, टीजीटी पीजीटी के लिए, एलटी के लिए, जीआईसी के लिए, केवीएस के लिए, एनबीएस के लिए, किसी भी कोर्स के लिए आप जुड़ना चाहते हैं तो आपको केवल व्हाट्सएप करना होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आज जितना पढ़ाया है ये सब याद कर लीजिएगा, सबका सब याद कर लीजिएगा। कल इसका एक बार रिवीजन करवा दूंगा, फटाफट 5 मिनट में रिवीजन करवा दूंगा, और कुछ ट्रिक बता दूंगा कि इसको कैसे याद करना है। तो शुरू के 5 मिनट ट्रिक बताऊंगा और इसको याद कराऊंगा, और फिर नायक और नायिकाओं पर चलूंगा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।